हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास एक्चुअली क्लास 9th के लिए है एंड द टॉपिक फॉर क्लास 9th इज किंगडम एनामेलिया। सो आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम एनामेलिया के बेसिक फीचर्स के बारे में। मतलब आज हम जो किंगडम एनामेलिया के फाइलम हैं आज उनको नहीं पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ किंगडम एनामेलिया में जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। मेरा नाम है अखिलेश सिंह और मैं हूं पीजीटी बायोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। किंगडम एनामेलिया स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले आपने किंगडम प्लेंटी पढ़ा है। ऑल आर हेट्रोट्रॉप्स। सारे के सारे कौन होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स कौन होते हैं? दोज ऑर्गेनिज्म which are depend on plant or other animal for their food. Such type of animals are called heterotrophs. The second thing, in Animalia, cell ball, plastid, ये एब्सेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? एब्सेंट। यानी जो किंगडम एनामेलिया में ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सेल में सेल बॉल नहीं होता और प्लास्टिड भी नहीं होता। प्लास्टिड की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट ये नहीं होते। और इस क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट के पास होता था जहां पर वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो किंगडम एनामेलिया जो एनिमल्स हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते, इसलिए उनको प्लास्टिड की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट अगर बात करें, मोस्ट ऑफ द मोटाइल एक्सेप्ट सम पोरीफेरा। कुछ पोरीफेरा को छोड़ दिया जाए तो जितने भी किंगडम एनामेलिया में ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे मोटाइल होते हैं। मोटाइल मीन्स जो ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। तो कुछ पोरीफेरा को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे कौन होते हैं? मोटाइल होते हैं। एक और हम टर्म की बात करें, इनके पास जो वैक्यूल होती है, क्या होती है? वैक्यूल होती है। तो इनके पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं होती। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ स्मॉल वैक्यूल्स इनमें प्रेजेंट होती हैं, लेकिन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब इनको फूड तो प्रिपेयर करना नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट ऑटोट्रॉप्स, दे आर हेट्रोट्रॉप। तो मेनली जो वैक्यूल्स का वर्क होता था फूड स्टोरेज में होता था प्लांट के पास, या डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस को स्टोर करने के लिए होता था। तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते, इसलिए इनमें जो वैक्यूल्स होती हैं वो क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। हम ये बोल सकते हैं स्मॉल, या यहां पर लिख लें वेरी स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट। मतलब जो लार्ज वैक्यूल होगी वो एब्सेंट होगी, लेकिन कुछ स्मॉल या वेरी स्मॉल वैक्यूल्स क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। अब अगर हम आगे बढ़े और जो हम अब किंगडम एनामेलिया पढ़ेंगे तो उसमें कुछ बेसिक टर्म्स आते हैं। और एक्चुअली ये क्लास 9th में हम एनामेलिया पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग तो नहीं पढ़नी है क्लास 9th के अकॉर्डिंग। तो लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिस पर अभी आप सारे फाइलम पढ़ेंगे और जहाँ पर जो सारे के सारे करैक्टरिस्टिक डिफाइन होंगे, उन सारे के सारे करैक्टरिस्टिक को हम यहाँ पर सिंपली डिफाइन कर देंगे, ताकि जब हम आपको फाइलम पढ़ाएंगे तो वो आपको आसानी से समझ में आएंगे कि उन टर्म्स के मीनिंग क्या है।
एक बात मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, बायोलॉजी एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, और आसान इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी बायोलॉजी की वोकेब स्ट्रांग होगी उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। हाँ, एक बात और कि जो लोग बोल देते हैं कि ये रटने का सब्जेक्ट है, तो रटने का सब्जेक्ट तो नहीं है। खैर हाँ, कुछ एग्जाम्पल ज़रूर रटने पड़ते हैं, बाकी सारा कॉन्सेप्ट बेस है। अगर आप इसको कॉन्सेप्ट बेस पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, और अब हम बेसिक टर्म्स जो हैं, जो फाइलम में उनके करैक्टरिस्टिक के साथ यूज होंगे, वो हम पढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और पहला एक थिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर जो किंगडम एनिमलिया में ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिवाइड किया गया है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कितने हो गए? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इनका मतलब क्या है? दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव ओनली सेल्स, मीन्स cells do not convert into tissue, and for each and every function cell is responsible, yani for the different function cell is responsible. For the different function there is a special cell is present, but cell do not convert into the tissue. यहाँ पर जो cells हैं वो सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करेंगे। एक से ज़्यादा फंक्शन है तो उनके पास एक से ज़्यादा स्पेशलाइज सेल्स होंगी, लेकिन उन सेल्स ने टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं किया। उसको बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बेस्ट बात करें तो जो पोरीफेरा है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं। वो किसको शो करते हैं? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल का मतलब है कि सेल ने एग्रीगेशन होकर टिश्यू का फॉर्मेशन कर लिया। अगर आपको याद हो, अभी आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा, तो जो टिश्यू होता है, द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर कॉमन इन ओरिजिन एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। तो टिश्यू, जब टिश्यू बॉडी में जो एक्टिविटी है वो टिश्यू परफॉर्म करने लगे, उसको क्या बोलते हैं हम? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको हम? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, जब टिश्यू कंबाइन कर ऑर्गन बना ले तो उसको बोलते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब कुछ लोग दिमाग में आ रहा होगा कि ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम में क्या डिफरेंस है। ऑर्गन लेवल का मतलब है कि सिंगल ऑर्गन प्रेजेंट है या मोर देन वन ऑर्गन प्रेजेंट है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो जब एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर रहे हैं या सिंगल ऑर्गन प्रेजेंट है तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड जब हम बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जितने भी ऑर्गन हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में वर्क कर रहे हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड है, डिपेंड ऑन ईच अदर। जब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पर डिपेंड हो और आपस में उनके इंटरकनेक्शन फंक्शन चल रहे होते हैं, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? हम इस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, क्योंकि वो बेस्ट है, आपको मालूम है कि आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स हैं, किडनी है, हार्ट है, लंग्स हैं, ठीक है, पैनक्रियाज है, लिवर है। आप देखो कि ये सारे के सारे इंटरकनेक्टेड है। जैसे लंग्स की बात करें तो लंग्स ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है हार्ट को, देन हार्ट ब्लड को सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, किडनी को ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए भेजता है। तो सारे के सारे ऑर्गन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, तो इसीलिए वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये पहला पार्ट हो गया, आपका पहला पॉइंट हो गया ऑर्गेनाइजेशन। जब अभी आप पढ़ोगे तो ये किस तरीके से यूज होंगे थोड़ा सा हम बता दें, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आप पढ़ोगे कि
पोरीफेरा में पहला पॉइंट आपने लिखा कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो उस समय में समझ में आ जाएगा कि यहां पर ईच एंड एवरी एक्टिविटी कौन परफॉर्म कर रही है, सेल परफॉर्म कर रही है। दूसरा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको समझ में आया कि जो एक्टिविटी है वो टिश्यू परफॉर्म कर रहा है, ऑर्गन लेवल का मतलब ऑर्गन परफॉर्म कर रहा है, और किसी में पॉइंट है कि ऑर्गन सिस्टम, जैसे ह्यूमन में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट, तो मतलब वहां पर ऑर्गन सिस्टम वर्क कर रहा है। एक थिंग होती है बॉडी सिमेट्री। क्या होती है? बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया। बॉडी सिमेट्री का मतलब है कि ये एक फिजिकल कैरेक्टर्स है कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को कट करें तो उसकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल पीसेस होंगे, क्या वो एक जैसे हैं या एक जैसे नहीं हैं। तो बॉडी सिमेट्री की अगर हम बात करें तो बॉडी सिमेट्री के बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया है। एक होते हैं सिमेट्रिकल और एक होते हैं एसिमेट्रिकल। एक होते हैं सिमेट्रिकल और एक होते हैं एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड करें, किसी ऑर्गेनिज्म को हम कट करें और उसके टू पीसेस हो जाएं, जो मॉर्फोलॉजिकली मतलब है जो देखने में एक्सटर्नल अपीयरेंस में एक जैसे हैं। एक्सटर्नल अपीयरेंस में क्या है? एक जैसे हैं, तो उनको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिवाइड करने पर एक जैसे नहीं दिखते उनको हम क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं हम? एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अगर हम पोरीफेरा की बात करें तो अगर आप पोरीफेरा को कट करोगे तो उसके टू इक्वल हाफ होंगे ही नहीं, उसके टू इक्वल हाफ होंगे नहीं। एक हम जनरल सा एग्जांपल बताते हैं। जैसे यहां पर हम इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सपोज हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया, अगर हम इसको ऐसे कट करें तो क्या ये दो इक्वल हाफ होंगे? क्या दिखने में एक जैसे होंगे? क्या नहीं होंगे। तो ये एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब है, जैसे एक एग्जांपल हम बना रहे हैं सिर्फ यहां पर, जैसे हम एक सर्कल बना लें। सपोज दिस वन इज एग्जांपल, दिस इज ओनली एग्जांपल। तो आप इस सर्कल को अगर कट करोगे तो देखिए जो दो हाफ बनेंगे वो दिखने में एक जैसे होंगे। तो ये कौन सा हो गया? सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। कौन से हो गए? सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। तो दोज ऑर्गेनिज्म विच आर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स आर कॉल्ड सिमेट्रिकल, एंड दोज विच आर नॉट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ आर कॉल्ड एसिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया। वन इज रेडियल सिमेट्री एंड वन इज बाइलेटरल सिमेट्री। वन इज रेडियल सिमेट्री एंड वन इज बाइलेटरल सिमेट्री। इसका मतलब क्या होता है? हम एक फिर से सर्कल का एग्जांपल ले लें कि एक सर्कल है और इस सर्कल को आप सपोज इस प्लेन से कट करो, टू इक्वल हाफ में डिवाइड होगा? डिवाइड होगा। आप इस प्लेन से कट ना करके अगर आप इसको सेंटर से होते हुए इसको इस प्लेन से कट करो तो भी ये टू इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। आप अगर इन दोनों प्लेन से नहीं करो, आप इस वाले प्लेन से इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करो तो भी ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मतलब इसको हम किसी भी प्लेन से अगर कट करें और किसी भी प्लेन से उसके सेंटर से होते हुए कट करने पर ये टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, देन दिस इज अ सिमेट्रिकल एंड कौन सा? रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आता है बाइलेटरल सिमेट्रिकल। बाइलेटरल सिमेट्रिकल का बड़ा सिंपल सा और बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं अपने ह्यूमन का। अब देखिए, अगर हम लोगों को आप ऐसे कट करो तो हमारे जो टू इक्वल हाफ होंगे, हो पाएंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि हमारे एक तरफ ये हेड पोर्शन आएगा और एक तरफ हमारे लेग पोर्शन आएंगे, तो दिखने में एक जैसे होंगे क्या? इसका मतलब कि हमको अगर ऐसे कट किया जाए तो हम टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होंगे। लेकिन अगर हमको वर्टिकली कट किया जाए तो वर्टिकली कट करने पर हम टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। तो अब इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहे हैं तो सिमेट्रिकल तो हैं। अब क्योंकि सिंगल प्लेन से कट करने पर इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड बाइलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म।
तो समझ में आया? तो ये हो गई सिमेट्री की बात कि बॉडी सिमेट्री के बेसिस पर सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मींस टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होंगे, सिमेट्रिकल मींस टू इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे। और सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया, रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल का मतलब है किसी भी प्लेन से आप कट करें उसके सेंटर से होते हुए वो टू इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। बट बाइरेडियल सिमेट्री में क्या या बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होगा कि सिर्फ सिंगल प्लेन से डिवाइड करने पर ही ऑर्गेनिज्म टू इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। तो ये तो हो गई बॉडी सिमेट्री की बात। अब हम बात कर लेते हैं, आप आगे एक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे बॉडी कैविटी या सीलोम। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो उसको बताते हैं, वो सीलोम के बेसिस पर है। इस वाले सेशन को ध्यान से पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो आपके जितने भी फाइलम्स हैं आगे जो आप पढ़ेंगे वो सारे के सारे इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स पर क्या है, बेस्ड है। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको जो भी फाइलम होंगे वो बड़ी आसानी से समझ में आएंगे और अच्छे से समझ में आएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं बॉडी कैविटी की। बॉडी कैविटी के बेसिस पर बात कर लेते हैं। बॉडी कैविटी यानी हम बात कर रहे हैं किसकी, सीलोम की। इस सीलोम के बेसिस पर अगर बात करें तो ऑर्गेनिज्म को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं एसीलोमेट, एक होते हैं सीलोमेट और एक होते हैं स्यूडोसीलोमेट। हालांकि आप जब क्लास 11 में पहुंचोगे तो आप इनसे ज़्यादा भी पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर जितना आपके में यूज़ होना है सिर्फ हम उसको बता रहे हैं। सीलोमेट में जैसे कि अगर हम बात करें सीजोसीलोमेट भी होते हैं, एंटीरोसीलोमेट भी होते हैं, तो हम वहाँ पर इसकी बात नहीं करेंगे। हम सिंपल सा जो टर्म है सिर्फ उनकी बात करेंगे क्योंकि क्लास 9 में इतना नहीं है। एसीलोमेट की बात करते हैं सबसे पहले। जब हम इस बॉडी कैविटी की बात करते हैं तो एक एक्सेप्शन छोड़ दीजिएगा, जो हमारी गट है, गट कैविटी, वो एक्सेप्शन है, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। अगर हम बात करेंगे अब यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर लेयरिंग कर लेते हैं, दिस वन इज एक्टोडर्म, थोड़ा सा अलग कलर से बना लेते हैं इसको हम। ये मिडिल वाली मीजोडर्म एंड द इनर मोस्ट एंडोडर्म एंड द इनर मोस्ट एंडोडर्म। अगर आप इसको देखो तो यहाँ पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म ने पूरी तरीके से स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है, मतलब यहाँ पर आपको स्पेस दिखाई नहीं पड़ रहा। तो ये क्या हो गए, एसीलोमेट। यानी जब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म ने पूरी तरीके से स्पेस ऑक्युपाई कर रखा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं एसीलोमेट। अब अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर एक और बना लें डायग्राम, ये वही क्या हो गई, ये हो गई एक्टोडर्म, ये क्या हो गई एक्टोडर्म, और ये इनर वाली ये क्या हो गई एंडोडर्म, ये क्या हो गई एंडोडर्म, ये क्या हो गई एंडोडर्म हो गई। अब अगर इस एंडोडर्म की बात करें तो इसके बीच में सपोज ये है भी, ये इतनी पतली सी मीजोडर्म है, लेकिन यहाँ पर स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं सीलोम। क्या बोलते हैं, सीलोम, बॉडी कैविटी। तो अगर यहाँ पर ये स्पेस प्रेजेंट है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन हो गए, सीलोमेट हो गए। कौन हो गए, सीलोमेट हो गए। अब बात करते हैं स्यूडोसीलोमेट की। ये तो भाई क्या हो गई, ये हो गई एंडोडर्म, ये आउटर वाली क्या हो गई, ये हो गई एक्टोडर्म, और ये जो मिडिल वाली है यहाँ पर मीजोडर्म प्रेजेंट है एज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर में। कैसे प्रेजेंट है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। तो जब ये बीच में मीजोडर्म पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है तब हम इसको क्या बोल देते हैं, तब हम इनको बोल देते हैं स्यूडोसीलोमेट। क्या बोल देते हैं, स्यूडोसीलोमेट। तो एसीलोमेट हो गए, सीलोमेट हो गए और स्यूडोसीलोमेट हो गए। तो अगर हम बात करें सबसे पहले एसीलोमेट की, तो जो फ्लैट बॉम्ब्स होते हैं, कौन होते हैं, फ्लैट बॉम्ब्स होते हैं, वो कौन होते हैं, एसीलोमेट होते हैं।
कौन होते हैं? एसिलोमेट होते हैं। और अगर हम बात करें राउंड बॉम्ब्स की, किसकी बात करें? राउंड बॉम्ब्स की, तो राउंड बॉम्ब्स कौन होते हैं? ये सिलोमेट होते हैं। कौन होते हैं? सॉरी, राउंड बॉम्ब्स होते हैं, ये होगा सीडोसिलोमेट। और जब हम बात करते हैं सिलोमेट की, तो सिलोमेट पे जैसे कि हम बात करें, इसमें मोलस्का भी आते हैं, आर्थ्रोपोड्स भी आते हैं, ये सारे के सारे कौन होते हैं? सिलोमेट होते हैं। तो ये सिंपल सा हो गया, एसिलोमेट, सिलोमेट और सीडोसिलोमेट। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में पूरी तरीके से मीजोडर्म प्रेजेंट है, एसिलोमेट। मीजोडर्म के प्रेजेंट होने के बावजूद स्पेस प्रेजेंट है, सिलोमेट। और अगर मीजोडर्म पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स में है, ये मीजोडर्म है। ये क्या है? मीजोडर्म। तो अगर मीजोडर्म पाउच लाइक स्ट्रक्चर में है तो उनको हम क्या बोलते हैं? सीडोसिलोमेट बोलते हैं। तो एक हमारा बॉडी कैविटी दैट इज सिलोम से रिलेटेड पॉइंट फिनिश हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। किधर बढ़ते हैं? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और एक होता है इंटरसेलुलर डाइजेशन। इस एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर डाइजेशन की बात करें तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब सेल के बाहर डाइजेशन हो तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन या इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और सॉरी, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन या इंटरसेलुलर डाइजेशन। और जब सेल के अंदर डाइजेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। अब आगे हम दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। उस कॉन्सेप्ट में लेते हैं हम जर्म लेयर के बेसिस पर। जर्म लेयर क्या लेते हैं? जर्म लेयर। इस जर्म लेयर के बेसिस पर अगर हम बोलें तो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया कैसे? 3 कैटेगरी यहाँ पर लिख लेते हैं हम, या 2 ही कैटेगरी लिख लेते हैं जर्म लेयर के बेसिस पर। जर्म लेयर की बात करें तो एक होते हैं डिप्लोब्लास्टिक और एक होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक और एक हो गए ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक हो गए डिप्लोब्लास्टिक और एक हो गए ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब कि अगर 2 लेयर सिस्टम है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो अगर एक्टोडर्म और एंडोडर्म यहां पर लिख लें, सॉरी, और यहां पर लिख लेते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। बड़ा नाम से लग रहा है। अगर 2 लेयर है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तो डिप्लोब्लास्टिक। अगर 3 लेयर हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, तो वो कौन होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ऑर्गेनिज्म होगा डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए। तो अगर 3 लेयर प्रेजेंट है तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक, और अगर 2 लेयर प्रेजेंट है तो वो डिप्लोब्लास्टिक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी आगे इसके और भी बहुत सारे पॉइंट्स बचे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। और एक बात की, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।